कहानी का ये 27वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अंबर और प्रथम लाइफ केयर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में थे। इमरजेंसी वार्ड के अंदर काफ़ी हलचल थी। वो काफ़ी प्राइवेट वार्ड था। वार्ड के सामने कॉरिडोर था जिसके अंत में दरवाज़ा था और जहाँ से आने की इजाज़त इस वक्त खुद उस हॉस्पिटल के इंचार्ज को भी नहीं थी। समर्थ बेचैन सा यहाँ वहाँ टहल रहा था। कभी बैठ जाता, कभी दरवाजे के शीशे से झांकने की नाकाम कोशिश करता। बेचैनी के चलते ही उसे घबराहट होने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रगड़ा और फिर से कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने अपने बालों में उंगलियां फंसाकर बाल खींच दिए। उसकी आंखें नम थी। परिणीता वहीं सोफे पर बिखरी सी पड़ी थी। सुबकती हुई सिसकती हुई वो एकटक वार्ड को देखने लगी। उसके जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण शख्स बुरी तरह से घायल थे। जाने कैसे अब तक उनकी सांसें बची रह गई कि हॉस्पिटल आ पाए वो। समर्थ ने परिणीता को देखा, लेकिन समझाने के लिए तो उसके पास भी कुछ नहीं था। तभी कॉरिडोर में बेसुध से दौड़े भागने की आवाज आने लगी, लेकिन न समर्थ का सिर घुमा न परिणीता की नजरें उठी। उदय और मौनी चले आ रहे थे। दोनों की आंखें भीगी हुई थी। उदय भन भनाते हुए आया और समर्थ की टी शर्ट से खींचकर उसे उठाया। समर्थ कुछ समझ पाता उससे पहले ही उदय ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर लगाया। समर्थ चुप खड़ा रहा। उदय ने चीखते हुए कहा, किसने बोला था तुझे उसे अकेले जाने देने का? हाँ। मौनी भी गुस्से में थी। समर्थ सिर झुकाए खड़ा रहा तो परिणीता उठी। उदय बोला, उसे कुछ भी हुआ ना, तुझे और तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, याद रख। उदय ने जलती आंखों से समर्थ को देखा। वो अब भी चुप था। परिणीता एकदम से आगे आई और बोली, ढंग से बात करो। उदय ने नजरें उसकी तरफ घुमाई और बोला, क्या ढंग से? हाँ, क्या ढंग से? मैंने बोला था कुछ मत करना, मुझे एड्रेस दे दो। क्या समझता है खुद को? परिणीता ने मौनी से कहा। मौनी, समझाइए इसे, इन सब बातों का वक्त नहीं है। जो खुद टूटी हुई थी वह दूसरों को समझा रही थी। मौनी ने समर्थ पर फीकी सी नजर मारी और अचानक ही उसे कुछ खटका। उसने दबी मरी आवाज में कहा, जे आए होंगे ना, हमें किसी राका ने कॉल करके बताया था। बोलकर मौनी जय को खोजते खोजते कॉरिडोर की ओर चली गई। जय पूरे कॉरिडोर में नहीं था। कब सबकी आंखों से वो ओझल हुआ, किसी को ध्यान ही नहीं रहा। हॉस्पिटल के 11वें माले की छत इस कंपकपाती ठंड से ठंडी पड़ी हुई थी। छत पर तेज हवा चल रही थी जो कि कानों में चुभने वाली थी। वहां से पूरा जयपुर शहर दिख रहा था। अपनी ही व्यवस्था लिए शहर में सब कुछ अपने समय से चल रहा था। बस कोई थक गया था तो वो था जय। अंबर का खून हाथों हथेलियों पर लिपटा था। उसकी आंखों के कोरे भीगे थे। सिर आसमान की ओर उठाकर एक सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानो हवा भी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसे घुटन होने लगी। जय होंठ गोल करके मुंह से सांस लेने की कोशिश करने लगा। तभी उसे अपने कंधे पर हथेलियां महसूस हुई। जय ठहरे से स्वर में मौनी के शब्द सन्नाटे को खत्म कर रहे थे। जय पलटा। उसकी आंखों के कोर अब भी भीगे थे शायद। उसे किसी के भी सामने अपने आंसू दिखाने में कोई शर्म नहीं थी। उसे देखकर मौनी के गालों पर आंसू लुढ़क आए। उसने झटके से आंसू पोंछे और बोली, ठीक हो जाएगी वो, आप परेशान मत होइए। जय मुश्किल से बोला, वो तो ठीक हो जाएगी मौनी, पर मैं उन्हें सेफ नहीं रख पाया। फिर वो एक पल रुक कर बोला, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अनफिट हूँ। मेरे अंदर किसी चीज का अभाव है। मैं अयोग्य हूँ, किसी काम का नहीं हूं मैं। इतना कुछ कर जाने के बाद भी वह खुद को असमर्थ बता रहा था। मौनी ने नाम में सिर हिलाया और बोली, ये आप कैसे तय कर सकते हैं जय? अपनी प्रिंसेस से पूछेगा कि आप कितने अनफिट और अयोग्य हैं। जय ने सिर उठाया तो मौनी ने फीकेपन से मुस्कुराकर कहा, अपनी प्रिंसेस पर विश्वास रखिए। वो नहीं चाहेगी कि ये दुनिया आपके हाथों खत्म हो जाए। इस ब्रूटल वर्ल्ड को बचाने के लिए वो खुद को सेफ रखेगी। जय ने जवाब नहीं दिया। वो फिर से ग्रिल की तरफ मुड़ा और जयपुर की जगमगाहट देखता रहा।
मौनी भी चुपचाप उसके पास खड़ी रही। वो नहीं जानती थी कि वो यहाँ क्यों खड़ी है। बस अंबर के लिए उसे जय के साथ होना था। कुछ 2-3 घंटे बाद प्रथम और अंबर का ऑपरेशन ठीक से हो गया था, लेकिन अब तक दोनों में से किसी को होश नहीं आया। दोनों से मिलने की इजाजत वहां किसी को नहीं थी, चाहे वो कितने भी शाही परिवार से संबंधित हो। शायद विराट शेखावत के हॉस्पिटल में अमीरों की नहीं चलती। उदय, मौनी और समर्थ के चेहरे पर अब थोड़ी राहत थी। हालांकि जब तक होश नहीं आ जाता, चैन तो किसी को भी नहीं था। परिणीता पिछले कुछ घंटों से एक भी शब्द नहीं बोली थी। वो पागलों की जैसे वार्ड के सामने पड़ी थी, मानो शरीर में अब शक्ति ही नहीं थी खुद को संभालने की। जय की भूरी आंखें और पलकें भी लाल पड़ी हुई थी। उसके खूबसूरत से चेहरे पर ये लालपन जच रहा था, फिर भी उसको इस स्थिति में कोई भी देखना नहीं चाहता था। परिणीता को देखकर उसने कदम उसकी ओर बढ़ाने की सोची, पर तभी समर्थ बोला, जय। काफी देर से चुप रहने के बाद उसका गला बैठ गया था। परिणीता को छोड़कर सबकी नजरें उसकी ओर घूमी। वो उठकर जय के सामने आए और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। जैसे इतने अनौपचारिक तरीके से बहुत कम लोग बात कर पाते थे। पर समर्थ तो ठहरा समर्थ। जय उसे देखने लगा तो वो कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। जय ने भी उसके पीछे कदम रखे। दोनों किसी ओपन एरिया में थे जहां खुला आसमान सियाह पड़ा था। फिलहाल दोनों की ही जिंदगी में अंधेरा था, क्योंकि अंबर की बंद पलकें उन दोनों को ही नहीं भा रही थी। समर्थ बोला, तुम अंबर से एंगेज्ड हो? वो जानते हुए भी जाने क्यों ये सवाल पूछ बैठा। शायद एक उम्मीद कि जय ना बोल दे। जय बोला, नहीं। समर्थ ने चौंकते हुए उसे देखा। उसे याद करते हुए कहा, लेकिन वो। जय आसमान को देखता हुआ उसकी तरफ देखने लगा तो समर्थ चुप रह गया। फिर से दोनों के बीच शांति थी, या कहीं कि सन्नाटा था। समर्थ ने बिना जय को देखे कहा, मैं अंबर को डेट करना चाहता हूँ। जय की मुठ्ठियां ये सुनकर कस गई, लेकिन अगले ही पल उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर वो जाना चाहे तो चली जाना। समर्थ ये सुनकर फिर से चौंक उठा। क्या लड़का है ये जय? इसे फर्क नहीं पड़ेगा क्या अगर अंबर दूर हो गई? समर्थ ने भौहें सिकोड़कर कहा, जय, तुम उसे जाने दे रहे हो, फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें? जय रेलिंग से पीठ टिका कर बोला, जरूरी ये नहीं है कि मुझे फर्क पड़ेगा या नहीं। मैटर करता है कि हर हाइनेस क्या चाहती है। वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जीती आई है। मैं अपने लिए उन्हें खुद से बांध लूं, उतना सेल्फिश में नहीं हूं। समर्थ जैसे वाकई प्रभावित था। उसने कहा, और अगर वो चली गई तो? और मैं शर्त लगाता हूं कि तुम ये सहन नहीं कर पाओगे। अंबर के जाने की बात सुनकर ही जय के रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर में अजीब सा कंपन या शायद हलचल सी होने लगी। लेकिन जय ने शांत भाव रखते हुए कहा, अगर उनके जाने से मुझे तकलीफ होगी तो वो नहीं जाएंगी। जाना चाहेंगी तब भी नहीं। ये भी एक वजह है कि मैं उन्हें उनकी प्रायोरिटी समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अंबर अपने आप को, अपनी इच्छाओं को सबसे पहले रखे। उसे याद आया कि अंबर ने भी किसी प्रायोरिटी यानी किसी प्राथमिकता का जिक्र किया था। समर्थ बोला, उसे सेल्फिश बनाना चाहते हो? समर्थ से ये सवाल सिर्फ वो इसलिए कर रहा था ताकि जय को जान सके। जितना वो उसे सुन रहा था उतना ही और सुनना चाहता था। जय ने सिर हिलाया और बोला, जो लड़की अपने पिता को एक कॉल करने से पहले ये सोचे कि उनकी सौतेली माँ को अच्छा लगेगा या नहीं, तो उनका सेल्फिश होना जरूरी है। समर्थ उसे और सुनना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसे भी अंबर जैसी एक लड़की चाहिए, लेकिन क्या वो जय की तरह अंबर के लिए सोच पाएगा? खामोशी, और सिर्फ खामोशी बची रह गई थी वहां। जय वहां से जाने लगा तो समर्थ ने कहा, धरा अपनी प्रायोरिटी समझ चुकी है और तुम हमेशा से सही थे। उसके मुंह से धरा नाम सुनकर जय ठहर गया। वो समर्थ की ओर मुड़ा तो समर्थ ने कहा, वो यही कहना चाहती है तुमसे? जय को याद आया कि कन्याकुमारी में जब वीर बनकर उसने कहा था कि धरा को अपनी प्राथमिकता को महत्व देना है, और वो यानी वीर ही उसकी प्राथमिकता है, क्योंकि भले ही वो मानने से इनकार करे पर वो वीर से प्यार करती है।
समर के मुंह से अंबर का संदेश सुनकर जय की लाल आंखों में मुस्कुराहट तैर गई। समर्थ बोला, काश मैं उसे तुमसे पहले मिला होता। समर्थ ने हल्के से बुदबुदाया था, लेकिन जय को सुन गया था। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह वही चीज है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वो निकल गया। उसके जाते ही समर्थ के आंसू गालों पर आ ठहरे। उसने हथेलियां चेहरे पर रखी और हल्के से कहा, मुझे इन रॉन्ग टाइमिंग से नफरत है। काश जैसे पहले अंबर से मैं मिला होता। सारे के सारे वार्ड्स के सामने थे। तभी डॉक्टर सोनल वहां आई और उनके साथ कोई सीनियर डॉक्टर भी। सोनल सिर्फ इसलिए आई थी कि शायद परिणीता उसकी दोस्त है। सबसे पहले उदय ने जल्दी से कहा, डॉक्टर रॉय कैसे हैं वो दोनों? डॉक्टर रॉय ने डॉक्टर वाली मुस्कान देते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है। होश आने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर परिणीता की जान में जान आई। समर्थ ने तुरंत ही कहा, थैंक यू डॉक्टर। तभी जय ने उन्हें टोका, डॉक्टर आई वांट टू शिफ्ट हर। वो सादगी बरकरार रखते हुए डॉक्टर को देखने लगा। कुछ 30-31 साल का वो डॉक्टर उसकी आंखों को देखने लगा। फिर उन्होंने भी जवाब दिया, जी बताइए, किस वार्ड में शिफ्ट करना चाहते हैं? वैसे ऑलरेडी बेस्ट है। जय बोला, मुझे उन्हें डेली ले जाना है। जय ने कहा तो हर कोई हैरानी से उसे देखने लगा। समर्थ एकदम से बोल पड़ा, क्यों? उसकी हालत देखी है जय? जय ने सबको एक बार देखा और फिर डॉक्टर से कहा, आपकी परमिशन हो और वो जा सकती है तो मैं उसे अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। आई वाना टेक विद हर। डॉक्टर रॉय बोले, आप ले जा सकते हैं लेकिन हमारे डॉक्टर्स आपके साथ जाएंगे। डॉक्टर रॉय बोले ही थे कि परिणीता ने कहा, सोनल आ सकती है। डॉक्टर रॉय बोले, बट शी इज डर्मेटोलॉजिस्ट। इस पर जय बोला, आप फॉर्मेलिटी के लिए डॉक्टर सोनल को भेजिए, वहाँ हमारे पास डॉक्टर्स हैं। उसने आन्या और अयान को ध्यान में रखते हुए कहा था। डॉक्टर रॉय मुस्कुराए और हामी भरकर वहां से चले गए। अब मौनी ने सबसे कहा, चलिए सबको खाना खाना है। कोई अपनी जगह से नहीं हिला तो मौनी ने कड़क कर कहा, वो दोनों ठीक हैं, इस तरह खाना पीना छोड़कर मातम मना रहे हैं क्या? सब आइए और खाना खाइए। अंबर और प्रथम बिल्कुल ठीक थे और राहत सबके चेहरों पर खुशी बनकर झलक रही थी। उदय ने मुस्कुराकर कदम बढ़ाए, फिर समर्थ ने। परिणीता रुकी हुई थी। जय देख रहा था कि काफी देर से वो चुप है, ना कुछ कह रही और ना ही कोई हलचल हो रही है उसमें। परी, जय ने हल्के से उसे आवाज लगाई। परिणाम सुनते ही परिणीता का सब्र खत्म हो गया। उसने सिर उठाया तो आंखें खून सी लाल थी, गले पर लाल निशान। जब उसने कपड़े बदले तब भी ये निशान देखकर उसे खुद ही खुद को छूने में घिना रही थी। वो रोते हुए बोली, जीजू, उसने मुझे मुझे वो आगे बोल भी नहीं पाई। सुबकती हुई उसकी सांसें फूलने लगी। जय तुरंत 2 कदम आगे आया और उसे गले से लगा लिया। परिणीता किसी बच्चे की तरह उसकी बाजू में सिर रख कर रो पड़ी। वो मुश्किल से बोली, उसने छुआ मुझे, आई हेट माई सेल्फ। वो फूट फूट कर रो पड़ी। जय होले होले से उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। परिणीता को लगा कि अगर उसका भाई होता तो उसे बिल्कुल ऐसे ही संभाल लेता। जय उसे समझाते हुए बोला, परी कुछ नहीं हुआ, बस चुप। जय ने कहा तो परिणीता अपनी सांसों को संभालते हुए बोली, हे एक किस्ट चीजू। ये सुनते ही जय के माथे की नसें तन गई। चुप बस, आई विल किल हिम। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ओके? वो शांत लहजे में उसे समझा रहा था। उसने आगे कहा, किसी की जबरदस्ती छू लेने से तुम बदल नहीं जाती परी। हमारे लिए अब भी तुम वही बच्ची हो जो आंखों में आत्मविश्वास लेकर चलती है। तुम्हें अपने आप से नफरत करने की जरूरत नहीं है। बाई ने कहना चाहा, बट चीज। उसने आंसू से भरी आंखें उठाई और बोली, मैं प्रथम से। जय ने उसके बचे हुए शब्द कहे, शादी नहीं कर सकती। तो परिणीता ने हाँ में सिर हिलाया। जय ने कहा, ये तो नहीं कहूंगा कि तुम एक छोटी सी बात को बढ़ा रही हो, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। पर परी, किसी लड़की का सम्मान उसके मन से होता है, शरीर से नहीं। और तुम्हारा मन मिली जितना मासूम है। दोबारा ऐसा मत कहना।
परिणीता ने उसको शर्ट से पकड़ते हुए साइड से गले लगाया तो जय ने उसकी पीठ पर थपकी देते हुए बाल से हिला दिए। फिर जय अपने प्राइवेट जेट से अंबर को दिल्ली ले आया। साथ में परी, प्रथम और सोहा भी थे। पर एक और शख्स था जो अंबर का साथ छोड़ने को कतई राजी नहीं था, और वो था समर्थ। समर्थ भी अंबर के साथ ही दिल्ली आ गया। एक हफ्ते बाद शाम के समय दिल्ली में एक बेहद आलीशान इमारत आसमान छू रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। जमीन पर खड़े होकर उसकी सबसे ऊपरी मंजिल देखी जाए तो गर्दन अकड़ सकती थी। इतनी ऊंचाई ली हुई इस इमारत पर बहुत खूबसूरती से संस्कृत में वागप्रस्थ लिखा हुआ था। इसी इमारत के 41वें माले पर अंबर थी। वो पेंट हाउस जे का था और जरूरत से ज्यादा खूबसूरत और लग्जीरियस था। शब्दों में वर्णन न हो पाए इस तरह से बनाया गया था। पेंट हाउस में 3-4 कमरे थे और तीनों चारों ही एक से बढ़कर एक। इस समय घर में मध्यम मंदम से कोई गाना बज रहा था, जिसकी आवाज सीलिंग में फिट स्पीकर्स की वजह से हॉल के चारों तरफ गूंज रही थी। गाना कुछ यूं था कि नैना तेरे कजरारे हैं। तभी आसमान छूती बालकनी से आवाज आई, दी, इसको समझा लीजिए, झगड़ा हो जाएगा हमारा। मृणाली और शौर्य बालकनी में झगड़ने में लगे पड़े थे। शौर्य का एक गाल लाल पड़ा हुआ था, जहां दांतों की छाप भी थी। मृणाली की तरफ भागते हुए चिल्लाता जा रहा था। तभी परिणीता वहां आई तो मृणाली अपने छोटे से शरीर को उसके पीछे दुबका कर खड़ी हो गई। हट जाइए दी, शौर्य ने कहा, और परिणीता को देखकर मृणाली को घूरा तो बच्ची ने परिणीता के पीछे से सिर निकाला और उसे जीभ छिड़ाई। परिणीता हंसते हुए हट गई। शौर्य ने शैतानी मुस्कान देकर कहा, बेटा अब नहीं बचोगी, कहकर वह मृणाली पर झपटा, लेकिन वह भी फुर्ती से हवा हो गई। अपने लैपटॉप पर लगा समर्थ हेडफोन और उस स्क्रीन में इस तरह घुसा हुआ था कि वहां और लोग हैं वो उसे महसूस भी नहीं हो रहा होगा। परिणीता प्लेट रखने किचन में आई, जहां आन्या और सोनल पहले से कुछ बना रहे थे। हाँ भाई, सोनल भी अभी तक यही है, परिणीता बोली। हेल्प चाहिए? परिणीता ने पूछा तो सोनल ने फ्रिज से पैक्ड दूध निकाला और बोली, जैसे तुम्हें तो खाना बनाना आता होगा। सोनल की बात सुनकर आन्या हंस पड़ी। उसने हंसते हुए ही कहा, सच में? हाँ, जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो पता नहीं पड़ी तुम रोज हेल्प के लिए क्यों आती हो। परिणीता ने मुंह बनाते हुए कहा, नॉट फनी। फिर उसने बाहर की तरफ झांका और बोली, वैसे समर्थ को कुछ चाहिए था। इतना कहकर उसने आन्या को आंखों से ही कुछ इशारा किया। आन्या ने सहमति में पलकें झपकी और हल्की सी नजर सोनल पर डालते हुए कहा, एक काम करो, वो सुबह की फ्राइड राइस रखे हैं, अभी तो खाना बनने में टाइम लगेगा, उसे दे आओ। आन्या की बात सुनकर सोनल तुरंत ही बोली, नहीं नहीं रुको, समर्थ को बासी खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उसे फ्रूट्स दे आओ। सोनल की बात सुनकर परिणीता ने अपने गालों में जीभ हिलाई और बोले, कुछ तो चल रहा है, समथिंग इज ऑन। हाँ, आन्या भी सोनल को छेड़ते हुए बोली, ऑब्वियसली परी, पूछना क्या है इसमें, देखो इसकी स्माइल। सोनल ने दोनों को देखा और फिर अपने भाव छिपाते हुए बोली, कुछ नहीं चल रहा है, इट जस्ट, वो बहुत चुप रहता है। परिणीता ने गहरे स्वर में कहा, रहता नहीं है, रहने लगा है, शायद कुछ हुआ है लेकिन वो बताता ही नहीं। सोनल ने दोनों का ध्यान भटकाते हुए कहा, तुम प्रथम को जाकर देखो, फ्रैक्चर है उसके पैर में, उसे कुछ जरूरत हुई तो। परिणीता बोली, डॉक्टर मैं नहीं हूं ना, तुम हो, तुम भी चलो, दवाई वगैरह कुछ देनी है ना, कम। परिणीता उसे भी अपने साथ में खींच कर ले गई। उनके जाते ही शौर्य वहां आया, गाना गुनगुनाते हुए और होड़ी के ऊपर जैकेट पहनते हुए वो किचन में घुसा। आन्या उसे देखकर फिर से काम करने लगी। दी, अंबर भाभी से बात करिए ना, एक हफ्ते से वो अपने रूम में है, मिली के अलावा किसी से मिल नहीं रही, ऐसे कैसे चलेगा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अंबर की इतनी परवाह तो उसके खुद के घर में नहीं की गई जितनी शौर्य, अयान और आन्या कर रहे थे। आन्या एकदम से रुक गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, आई नो तुम परेशान हो, इनफैक्ट कहीं ना कहीं घर में सब परेशान हैं, लेकिन भूल के भाई साहब ने क्या कहा था। वो चिढ़ते हुए बोला, भाई साहब एक बार मिलने तक नहीं आए भाभी से,
ऊपर से और ये कहकर चले गए कि भाभी से कुछ ना पूछूं। वो 2 कदम आने की तरफ आया और बोला, दी, मैं भाभी से बात करना चाहता हूँ, मुझे भाभी से बात करनी है, एक बॉन्डिंग सेट करनी है। आन्या हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अब तुम चीजी हो रहे हो। आने की बात सुनकर शौर्य बोला, देखिएगा, आप सबकी तरह नहीं होंगी वो, उस घर में कोई तो मेरी साइड लेगा। आन्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, कहाँ जा रहे हो? शौर्य चिढ़कर बोला, यार दे, आप शक क्यों करती रहती हो मुझ पर? फिर उसने खींचते हुए कहा, घर जा रहा हूं मैं, आप चल रहे हो? शौर्य उसी छोटे घर की बात कर रहा था जहां अंबर बुक्स बेचती थी, जहां वो रहते हैं। अंबर को जय उस छोटे से घर में ना लाकर अपने पेंट हाउस लाया था, पर इन चारों बहन भाई मतलब जय, शौर्य, आन्या और अयान का पेंट हाउस में मन नहीं लगता है, उस छोटे से घर में मन लगता है। इसीलिए वो सब पेंट हाउस छोड़कर वहीं रहते हैं। और जय अंबर को पेंट हाउस छोड़कर चला गया था और उसी घर में रह रहा था। अंबर से एक बार भी मिलने तक नहीं आया था। आनी ने उसे घुरा और बोली, चिल्लाओ मत और सीधे घर जाना, किसी इल्लीगल साइबर में मिले ना, हाथ पैर तोड़कर घर ले आऊंगी। शौर्य मासूम सा चेहरा बनाकर फर्श को देखने लगा तो आनी ने फिर से डांटा, जाओ एंड बाइक से जाना, मुझे मिली को लेकर आना पड़ेगा। वो ऊपर नीचे सीढ़ी लाकर बाहर निकला पर अचानक ही वापस आया और बोला, ओ हाँ दी, भाई साहब ने कहा है कि कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो अयान भाई नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप यहीं रुको, भाभी या प्रथम भाई को आपकी जरूरत पड़ी तो। यह सुनते ही आन्या उसे शक भरी नजरों से घूरने लगी और बोली, क्या? वो 2 कदम पीछे हट गया। आन्या को भारी संदेह था शौर्य पर, इसलिए उसने हल्के दबे गहरे स्वर में पूछा, आन्या शौर, तुम घर जा रहे हो? इस बार वो चिढ़ गया। वो चिढ़कर बोला, हाँ ना यार दी, फाइन, मिली को ले जाता हूँ, फिर तो आपको शक नहीं होगा ना। आन्या बोली, बेटर। कहकर आन्या फिर से सिर हिलाकर खाना बनाने में लग गई और शौर्य आने की बात सुनकर चौंक गया। उसको देखकर साफ जाहिर था कि इस सुझाव के लिए उसने खुद को मन ही मन जाने कितनी गालियां दे डाली होंगी। वो पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग रूम में थे। समर्थ ने अब भी हेडफोन निकाला नहीं था, बल्कि वो तो खाना खाते हुए भी गाने सुनने में लगा हुआ था। परिणीता ने एक प्लेट लगाई और बोली, प्रथम को देकर आती हूँ। आन्या और सोनल ने उसे देखा और फिर से खाना परोसने लगी। आन्या अपनी प्लेट उठाकर जाने लगी तो सोनल ने टोका, आन्या, कहाँ जा रही है? यहीं खा लीजिए। दरअसल वह समर्थ के साथ अकेले बैठने में कतरा रही थी। हालांकि समर्थ को उसके वहां होने ना होने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने सहजता से जवाब दिया, ये प्लेट मेरी नहीं है, हर हाइनेस के लिए है। सोनल झिझकते हुए बोली, मैं दे आऊं? सोनल जरा संकोची स्वभाव की थी। उसने सोनल के कंधे पर झुककर बिल्कुल धीरे से कहा, वो तुम्हें खा नहीं जाएगा। और फिर पीछे हटकर बोली, मुझे अंबर से कुछ कहना है, सो इट्स ए चांस। सोनल सिर हिलाकर अपनी प्लेट देखने लगी। आन्या अंबर के रूम के बाहर दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने 2 बार दरवाजा खटखटाया और फिर खड़ी रही। अंदर से कुछ कहा गया था, लेकिन जाने वो क्या सोच रही थी कि उसे अंदर की आवाज सुनाई ही नहीं थी। उसने दरवाजे पर हाथ लगाया तो दरवाजा खुल गया। अचानक ही दरवाजा खुलने से वो हड़बड़ा गई। कमरे में बिल्कुल डीम लाइट थी। ऊंचे ऊंचे शीशों पर पर्दे लटके थे। कोने में लटका हुआ स्टाइलिश झूमर घूमता हुआ जल बुझ रहा था। आन्या थोड़ा और अंदर आई और फिर प्लेट उसने टेबल पर रखी। 2 सीढ़ियां चढ़कर वो बेड एरिया में पहुंची तो वहां किताबें खुली पड़ी थी। वो वापस नीचे उतरी तो कमरे से जुड़कर एक और दरवाजा था जो कि पहले से खुला था। उस कमरे में किताबों से शेल्फ्स भरे हुए थे, जिस पर जगमगाती हुई लाइट्स उस कमरे या लाइब्रेरी को और भी खूबसूरत बना रही थी। रूम देखकर आने के मुंह से निकला, ये कब हुआ? तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, आपको कुछ काम था? आन्या झटके से आवाज की तरफ पलटी। उसका हाथ असहते ही अपने सीने पर पहुंचा। पीछे सिंपल से बेज रंग के सूट में अंबर खड़ी थी। आन्या अपने आप को संभालते हुए बोली, ओ हाँ, खाना खाना खा लो। अंबर सादगी से मुस्कुराई और शांत भाव से उसने कहा, थैंक यू।
दी। उसे समझ नहीं आया कि वो आन्या को क्या कहे। आन्या हल्के से हंसकर बोली, मैं भाईसा से छोटी हूँ। अंबर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आदर से सिर हिलाकर वो स्काई फेसिंग बालकनी की तरफ जाने लगी। आन्या कुछ कहने को ही, पर अंबर ने अचानक से रुककर कहा, आन्या। एक ठहराव के साथ वो आगे बोली, बाबा सर जयपुर चले गए। उसका सवाल सुनकर आन्या बोली, जो सवाल तुम जैसे पूछना चाहती हो उनके जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ अंबर। अंबर उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसने सूखा सा घूंट निकला और सर्द स्वर में बोली, जयपुर में सब ठीक है। आन्या बोली, ठीक है समझो, किसी को फर्क पड़ता है तुम्हारे नहीं होने से। फिर आन्या ने प्लेट देखी और आगे बोली, याद से खा लेना। वो पूछने कुछ और आई थी, लेकिन अंबर को देखकर उसने खुद को शांत रखना बेहतर समझा। वो वहां से निकलकर सीधे बाहर चली गई। सोनल उसे देखती रह गई। वहीं प्रथम के कमरे में कई सारी दवाइयां दिखाई दे रही थी, कहीं पेट सिरिंज तो कहीं प्रिस्क्रिप्शन। प्रथम सोफे पर बैठा था, उसका पैर टेबल पर कुशन के सहारे से रखा था। परिणीता तभी बाथरूम से छोटे से बॉल में पानी भरकर लाई। उसने कहा, लो हाथ धोकर खाना शुरू करो। प्रथम बोला, तुम नहीं खाओगी? कहकर प्रथम हल्के से मुस्कुराया। परिणीता ने उसे मुस्कुराते देखकर कहा, घड़ी घड़ी जो मुस्कुराते रहते हो, पागल हो गए हो क्या? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, सिर पर चोट नहीं आई है तुम्हारे। प्रथम ने कहा, आजकल तुम मुझसे कुछ ज्यादा नहीं चिढ़ रही। मैंने क्या किया? परिणीता चिढ़कर बोली, अच्छा, अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती क्या? परिणीता ने प्लेट थमाई और बोली, सब तुम्हें चुड़ाना ही लगता है। नॉर्मली बोला मैंने तो। प्रथम ने प्लेट की जगह उसकी कलाई पकड़ी तो परिणीता की भौहें चढ़ गई। प्रथम ने प्लेट साइड में रखी और फिर परिणीता को झटके से खींचा। वह धम से सोफे पर बैठ गई। प्रथम ने अपनी बांसुएं उसकी चारों तरफ लपेट दी। जाने क्यों परिणीता की आंखों में आंसू उमड़ने लगे। वह चुपचाप बैठी रही, लेकिन आंसू की बूंदें उसके गालों से होते हुए प्रथम की टी शर्ट में समा रही थी। उस दिन परवीन के छूने से उसे खुद से नफरत सी होने लगी थी, लेकिन प्रथम के निर्मल स्पर्श से वो सब कुछ भूल गई। ये पहली बार था जब प्रथम अपनी भावनाएं दर्शा रहा था। वो बोला, थैंक यू परी, एंड सॉरी। जब भी तुमने मुझसे शादी के लिए कहा और अपनी फीलिंग्स बताई तो मैंने तुम्हें मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे उतनी ही केयर के साथ ट्रीट किया। थैंक यू। उसकी आंखें हर शब्द के साथ नम होती चली गईं। परिणीता फिर भी खामोश रही। प्रथम ने आगे कहा, हर बार मैं तुम्हें हाँ कहना चाहता था परी, पर तुम एक प्रिंसेस हो और मैं बस एक प्रोफेसर। मेरे साथ तुम खुद को ना खो दो, सिर्फ इसीलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हें रिजेक्ट करके मेरा दिल कितना हर्ट होता था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अंदर से मर रहा हूँ। मुझे लगता था मेरा तुमसे प्यार करना बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। मैम क्या सोचेंगे? आई एम सॉरी फॉर एवरी सिंगल टाइम। प्रथम की बातें सुनकर परिणीता की आंखें लगातार बहे जा रही थी। परिणीता बोली, प्रथम। वो अचानक से प्रथम से दूर हो गई। इस पर वो हैरानी से उसे देखने लगा। परिणीता की नाक भी बहने लगी। प्रथम ने उसके गालों की तरफ हाथ बढ़ाए तो वो और पीछे हो गई। उसने हल्के से कहा, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी, पर तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अगर जाना चाहो तो तुम फ्री हो। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और हर शब्द के साथ उसकी तकलीफ भी नजर आ रही थी। प्रथम असमंजस से बोला, ये क्या कह रही हो तुम? परिणीता ने हथेली की उल्टी तरफ से आंसू पोंछे और बोली, सुन लो फिर डिसाइड करना। प्रथम चुप रहा। परिणीता हिम्मत जुटा रही थी। उसने 2-3 बार गहरी गहरी सांस ली और फिर बोली, परवीन, दैट परवीन टच्ड मी। उसने मुझे जबरदस्ती यहाँ छुआ। उसने कांपते हुए अपनी उंगली होठों की तरफ दिखाई। प्रथम एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। परिणीता की आंखों में उसकी तकलीफ दिख रही थी। चाहे वो कितनी भी मॉडर्न थी, लेकिन उसकी सोच आजकल की लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। प्रथम बोला, क्या मैं उसे तुम्हारे लिए मार डालूं? परिणीता धुंधली आंखों से मुस्कुरा उठी। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, जिन्स वेट कर रहे हैं, कब अंबर से मिले और फिर उस परवीन को उसकी डेस्टिनेशन तक वो खुद छोड़ कर आएंगे। वो तो इस जन्म में अब बचने से रहा।
प्रथम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और हौले से उसके आंसू हटाते हुए बोला, तुमने कैसे सोचा परी कि मैं तुम्हें इस बात पर छोड़ दूंगा? कभी नहीं। तुम्हारे बुरे और अच्छे समय में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। परिणीता उसके सीने पर सिर रखते हुए बोली, इतना सब कुछ कह दिया, आई लव यू नहीं कह सकते? प्रथम बोला, कह सकता हूँ। फिर उसने परिणीता के बाल से हिलाए और आगे बोला, लेकिन मेरी फीलिंग्स इतनी ज्यादा है कि इन 3 शब्दों में नहीं समा पाएगी। हमेशा से मेरे लिए अपनी फीलिंग्स बताना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना किसी जंग की तरह था। अगर अंबर ना होती तो शायद मैं पूरी जिंदगी इस जंग को जीतने की कोशिश करता। परिणीता आज पहली बार उसके मुंह से उन आदेश के पालन के अलावा कुछ सुन रही थी। उसने कहा, लेकिन अंबर खुद कुछ नहीं समझती। जिनसे उसे क्या प्रॉब्लम है? जिस नाराज है उससे। प्रथम बोला, वो समझेगी परी, शी विल अंडरस्टैंड परी। यह सुनकर परिणीता ने कुछ नहीं कहा और खाने की प्लेट उठाई और प्रथम की तरफ बढ़ा दी। इधर बाहर सोनल समर्थ को खाना परोसने के साथ खुद भी खाने लगी। छोटे छोटे निवाले गले के नीचे उतारते हुए वो कनखियों से समर्थ को देख रही थी। समर्थ अचानक ही रुक कर उसे देखने लगा तो हड़बड़ी में उससे ग्लास छूट गया। उसने अपने मन में ही बड़ी जोर से बोला, सत्यानाश चाहिए इसका, कहकर वो एक टिश्यू से साफ करने लगी। समर्थ झटके से उठा तो वो समर्थ को देखकर तुरंत बोली, आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया। समर्थ ने सिर हिलाया और बोला, मुझ पर नहीं खाने पर फोकस करो, सी तुम्हारा फोन गीला हो गया। कहकर उसने उंगली फोन की तरफ दिखाई। सोनल बोली, ओह शिट। उसने एकदम से अपना फोन उठाया। उसने फोन चेक किया तो वो डेड हो गया था। सोनल खींचकर बोली, अरे यार, अब मम्मी को कॉल कैसे करूंगी? ये सब कुछ केवल मेरे साथ ही क्यों होता है? वो भूल ही गई कि वहां समर्थ भी खड़ा है। वो बोला, हेयर ड्रायर से सूख जाएगा। कहकर उसने अपनी थाली में और खाना डाला। तब तक सोनल बोली, कोई नहीं, वैसे भी नया लेना था, लेकिन मेरा डेटा है इसमें, ये प्रॉब्लम है। समर्थ बोला, तुम नया खरीद दो, मैं तुम्हारा डाटा इसमें डाल दूंगा। उसने ऐसे कहा जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। समर्थ की बात सुनकर सोनल मुस्कुरा उठी। उसने होठों ही होठों में थैंक यू कहा और फिर टेबल साफ करने लगी। 2 दिन और बीत गए पर जे अंबर से मिलने नहीं आया। वो नाराज था अंबर से। हो भी क्यों ना, वो सब कुछ अकेले करना चाहती थी और अगर इस सब में उसे कुछ हो जाता तो शायद अंबर के साथ साथ जय भी मर जाता। अंबर को जयपुर से गायब हुए आज 10वां दिन था। उसका फोन तो बंद था ही साथ परिणीता और प्रथम का भी बंद था। वहां जयपुर में मौनी और उदय तीनों को ढूंढने की हर संभव कोशिश करने का नाटक जारी रखते हुए सूर्यवंशियों पर दबाव बनाए हुए थे। विराज हर बार की तरह अंबर को ढूंढने की राह पर था, पर अभिमन्यु से अब कोई भी उम्मीद बेकार सी थी। उसे तो जैसे आदत हो चुकी थी अंबर के आने जाने की। जितना हो सकता था मीडिया से खबरें गुप्त रखी जा रही थी। खैर, पेंट हाउस में आज फिर से होले होले गाने के बोल गूंज रहे थे। गाना कुछ यूं था, हर धड़कन को तलाश मेरी। प्रथम हॉल में बैठे बैठे आईपैड पर कुछ फाइल्स पढ़ने में लगा था। परिणीता भी उसके साथ कुछ डिस्कस कर रही थी। तभी कोई बुरी तरह से चीखा, मम्मी। परिणीता झटके से खड़ी हो गई और सोनल बालकनी में पौधों को स्प्रे करते हुए अंदर दौड़ पड़ी। समर्थ शायद अपने रूम में ही था। प्रणाली यहाँ वहां भागते हुए अपने स्कूटर से फिसल गई थी। स्कूटर कुछ आगे जाकर गिरा। धड़ाम की आवाज आई। आवाज सुनकर दोनों लड़कियां मृणाली की तरफ दौड़ी। वहीं प्रथम झटके से उठा। बच्ची जोर जोर से रोई जा रही थी। परिणीता ने उसको सीधा बिठाया और उसकी चोट देखते हुए कहा, बेटा कहाँ लगी? मिली बोली, लग रही है। कहते कहते वह और रोने लगी। सोनल ने उसकी पीठ की तरफ देखा और बोली, आई थिंक कमर में लगी है। अपने रूम में बुक पढ़ती हुई अंबर मृणाली के रोने से बाहर आई। 10 दिन में आज अंबर पहली बार अपने कमरे से बाहर आई थी। मृणाली को रोते देख वो तुरंत उसके पास आई और बोली, क्या हुआ प्रिंसेस? मिली रोते हुए बोली, मामी दर्द हो रहा है, लग गए मुझे। अंबर ने तुरंत उसे गोदी में उठाया और परिणीता से कहा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा।
हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मृणाली की आवाज और ऊंची हो गई। वो बोली, नहीं हॉस्पिटल नहीं, प्लीज मामी। अंबर ने सोनल से कहा, सोनल स्प्रे लेकर आओ। इतने में समर्थ निकल आया। मृणाली का रोना देखकर वो भी परेशान सा आगे आया और बोला, क्या हुआ इसे? परिणीता ने कहा, खेलते खेलते गिर गई यार। अंबर उसे गोदी में लेकर सोफे पर बैठी। तभी तक सोनल पेन रिलीफ स्प्रे लेकर आई। सोनल बच्ची की तरफ बढ़ी, लेकिन मृणाली और ज्यादा अंबर से चिपक गई। मृणाली ने हिचकी लेते लेते कहा, नहीं मामी। अंबर ने उसके आंसू पोंछे और बोली, मिली स्प्रे लगाएंगे, इससे दर्द नहीं होता। मृणाली ने नाम में सिर हिलाया और बोली, अयान मामू, मामू ठीक से करेंगे। हिचकियों की वजह से वो बोल भी नहीं पा रही थी। प्रथम ने उसे समझाया, बेटा इससे सच्ची में दर्द नहीं होता। मिली रोते हुए बोली, नहीं मामू चाहिए। तभी आवाज आई, मामू आ गए मिली। अयान आंखों से गोल्ड फ्रेम चश्मा निकालता हुआ अंदर आया तो मृणाली ने फिर से रोना शुरू कर दिया। उसे रोता देखकर अयान 2-4 कदम यहाँ वहां रख कर तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने अंबर से कहा, क्या हुआ भाभी? अंबर बोली, खेलते खेलते फिसल गई थी। फिर उसने स्प्रे आगे किया और बोली, स्प्रे से भी डरती है ये? हॉस्पिटल भी नहीं जाना। अयान बोला, भाभी शी इज एलर्जिक टू स्प्रेस। अच्छा हुआ उसने मना कर दिया। अंबर ने मृणाली का चेहरा देखा और बोली, लेकिन उसे दर्द हो रहा है। अयान बोला, एक शॉट दे दूंगा तो ठीक हो जाएगी। फिर उसने मिली से कहा, कम। कहकर अयान ने उसे अंबर की गोदी से ले लिया। अंबर दोनों को देखती रही और फिर अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई। कंधे पर बैग लिए वो कहीं जाने के लिए तैयार थी। सोनल और बाकी सब अयान और मृणाली के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अंबर के आते ही परिणीता उठ खड़ी हुई। उसने अंबर से पूछा, कहीं जा रही हो क्या? अंबर ने कहा, किसी से मिलने जा रही हूँ। उसके चेहरे पर बिल्कुल शांत और ठहरे भाव थे, लेकिन अपने मन की उथल पुथल वो कहाँ किसी को समझने देती थी। परिणीता बोली, मैं साथ चलूंगी। परिणीता ने आराम से ही कहा था, लेकिन अंबर कड़क ऊंचे स्वर में चिल्लाई, इनफ। समर्थ और प्रथम के शब्द मुंह में ही दबे रह गए। वहीं सोनल चमक कर सहम गई। परिणीता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इनफ यू अंबर, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं सचमुच थक गई हूँ तुमसे। उसकी भी आवाज में बराबर रौब और गुस्सा था। अंबर ने तीखे स्वर में कहा, तो वापस चली जाओ अपने घर। अगर इतनी ही थक गई हो मुझसे तो चली जाओ यहाँ से। अंबर की बात सुनकर परिणीता व्यंग से हंस पड़ी, है? और फिर अचानक उसने अंबर को देखा और गुस्से से बोली, कभी नहीं, तुम्हारे ऐसे बिहेव करने का हिसाब भी तो बराबर करना है। तुम देखना मुझे, जब तक मैं तुम्हारे साथ मर नहीं जाती। अंबर और परिणीता की बहस देखकर अयान और मिली दरवाजे से निकलते हुए वहीं के वहीं चिपक गई। प्रणाली उसके कान में धीरे से बोली, मामू, बड़ी नानी ऐसे ही करती है ना? अयान ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे आंखें दिखाई। अंबर ने सर्द निगाहें परिणीता पे डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी अंबर के कानों में एक प्यारी सी आवाज आई, मैं चलूं? सब उस आवाज की तरफ मुड़े। अयान मृणाली का मुंह बंद करता रह गया, लेकिन वो फिर भी बोल गई। अंबर मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल मिली। फिर वो परिणीता को देखकर बोली, चलो वरना मुंह फुला ही रहेगा तुम्हारा। परिणीता अपनी मुस्कुराहट रोककर गुस्सा बरकरार रखते हुए बोली, मैं तुम्हें मार डाल सकती ना, तो अब तक सांस नहीं ले पाती तुम। वो तो शुक्र करो कि मुझे खून का फोबिया है, इसलिए बच गई। परिणीता की बात सुनकर हॉल में मौजूद हर कोई हंस पड़ा, पर अंबर के हाव भाव अब भी वही थे, शांत और स्थिर। परिणीता ने दरवाजा खोला ही था कि अयान ने कहा, भाभी एक सेकंड। हर कोई रुक गया। अंबर जब से दिल्ली आई थी तब से शौर्य और अयान के मुंह से भाभी भाभी सुनकर उसे अजीब सा लगता था। अंबर रुकी, अयान अंदर गया और अपना बैग उठाकर वापस आया। मृणाली को अंबर को थमाते हुए उसने परिणीता से कहा, परी ये लो। वो चाबी थी। अंबर ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, भाभी ताऊ जी की तरफ से ये कार आपके लिए, प्लीज टेक इट। अंबर मना करना चाहती थी, लेकिन परिणीता ने उसे बोलने ही नहीं दिया। वो बोली, थैंक्स अयान। अयान दोनों को बाय कहकर तुरंत ही बाहर भाग गया।
ताकि अंबर उसे चाबी लेने से मना ना कर दे। कंधे पर बैग टांगे हुए अंबर मृणाली को उठाए पार्किंग में पहुंची। साथ साथ चलती परिणीता अब तक 25 बार पूछ चुकी थी कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अंबर हर बार उसे टाले जा रही थी। पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां थी। परिणीता ने चाबी से बटन प्रेस किया तो दूर एक कोने में अकेली खड़ी कार का सेंसर बज उठा। चमचमाती हुई बेंटले जीटी शान से खड़ी थी। एक पल के लिए अंबर और परिणीता भी उस कार को देखते रह गए। परिणीता ने शक भरे लहजे में कहा, ये कोई गिफ्ट होता है क्या? उसकी बात सुनकर मृणाली ने सोचते हुए कहा, गिफ्ट कहाँ है? परिणीता ने कार की तरफ उंगली दिखाई और बोली, नानू ने तुम्हारी मामी को दिया है, देखो वो रहा। मृणाली कार ध्यान से देखने लगी, मानो उसमें गिफ्ट क्या है। वो मासूमियत से बोली, ये गिफ्ट जैसा नहीं है परी। अंबर ने गहरी सांस भरी और वो कार की ओर बढ़ गई। परिणीता अंबर की उलझन देख रही थी। वो बोली, छोड़ो भी, बात को जाने दो, ये सिर्फ एक कार ही तो है। और इतना लोड मत लो, मैं तुम्हें इससे अच्छी गिफ्ट करूंगी, ठीक है ना? अंबर पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बोली, हाँ मुझे पता है कि ये सिर्फ एक कार है, पर परिणीता बोली, हाँ बस बस चल लेते हैं इसी से, हम कौन सा अपनी कार लेकर आए हैं यहाँ। इतना कहकर उसने कार चालू की और निकल गई और अपने मन में बोली, क्वाची एंड योर हाइनेस दोनों ही कमाल के हैं। दोपहर के समय दिल्ली में ही एक 20 मंजिल की भारतीय बिल्डिंग पर सूरज चमकता हुआ दिख रहा था। आज जय की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसके लिए वो 4 दिन से जाग जाग कर शौर्य और अयान के साथ काम में लगा था। पूरी बिल्डिंग पहले से खूबसूरत थी, लेकिन आज जो इटली से डेलीगेट्स आने वाले थे, उनकी वजह से कुछ खास तरह से सब डिसिप्लिन में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। आईडी कार्ड्स लटकाए हुए कुछ फोन्स पर लगे थे। कुछ ग्रुप्स में खड़े रहकर ग्राउंड फ्लोर पर ही चर्चा कर रहे थे। इटालियन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग शुरू हो चुकी थी। उसी से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स लेने ही तो एन पेंट हाउस गया था। तभी बेंटले जीटी बिल्डिंग के दरवाजे पर रुके। अंबर और परिणीता कार से निकले। बिल्डिंग का नाम पढ़ते हुए परिणीता के मुंह से निकला, नो, मैं सपना देख रही हूँ ना। ये सुनकर उसकी गोद में चुपकी मृणाली बोली, अरे सपने नहीं, मामू का ऑफिस देख रहे हो आप? ये सुनकर परिणीता हंस पड़ी और उसको हाई फाई देकर अंबर से बोली, क्या चाहती हो तुम? चीज को कुछ उल्टा सीधा बोलने आई हो? अंबर उसे नजरअंदाज करके बिल्डिंग के अंदर चली गई। इधर गार्ड कार लेकर पार्किंग में चला गया। बस परिणीता और मृणाली ही थे जो खड़े खड़े मुंह ताकते रह गए। अंबर बिल्डिंग के अंदर पहुंची। उसका हर बढ़ता कदम धीमा होता जा रहा था। हिम्मत जो इतनी देर से बांधी हुई थी वो ढहती सी लगने लगी। जैकेट की जेब में उंगली आपस में ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर रहे थे। पिछली बार वो जब जय से मिलने उदयपुर गई थी, तब वो जानती नहीं थी कि जय कौन है, लेकिन अब तो वो सब कुछ जानती थी। जितना वक्त उसे रिसेप्शन पर जाते हुए लगा, उतनी ही देर में मुंबई से लेकर कन्याकुमारी तक वीर के साथ बिताए हुए सारे सुकून भरे लम्हे उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह आ गए। पीछे परिणीता मृणाली से बात करते हुए आ रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने अंबर को देखते ही मुस्कान बिखेर दी। उसने कहा, गुड आफ्टरनून मैम, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? अंबर ने सहज भाव बनाए रखे और बोली, मुझे जय से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और बोली, जी मैम, लेकिन हमारे यहाँ जय नाम के कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं, आप किनसे मिलना चाहती हैं? अंबर ने जवाब दिया, इस प्रेमिसेस के ऑनर से। अंबर ने जैसे ही कहा, रिसेप्शनिस्ट ने चौंकते हुए उसे देखा। उसने अंबर को ऊपर से नीचे तक देखा। वो एक डिजाइनर आउटफिट पहने थी, वो भी इसी कंपनी का, स्पेशली जय का डिजाइन किया हुआ इकलौता पीस। क्लोकस ब्लू फीकी नीले रंग की गहरी शर्ट की कुर्ती और पैंट शलवार पहने थी। उसके ऊपर उसने ऊनी टी ब्लू शर्ट पहना था और उसी रंग की फ्लेट जूतियां डाली हुई थी। लंबे हल्के भूरे बालों को क्लच करके और दूसरे हाथ में कोई लिमिटेड एडिशन ब्रांड वॉच लगाए हुए वो रिसेप्शनिस्ट से बेहद ही सादगी से बात कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? अंबर बोली, नहीं, लेकिन वो आगे कुछ बोलती इससे पहले ही रिसेप्शनिस्ट ने बिल्कुल आराम से कहा, अभी सर मीटिंग में है, मैं आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती हूँ, आप वेट करिए।
तभी एक आवाज आई, भाभी आप यहाँ। आवाज दूर दरवाजे से ही आई थी। वो अयान की आवाज थी। उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। उसकी चिल्लाने की वजह से हर एम्प्लॉय का सिर खुद ब खुद उस ओर घूम गया। अयान चला आ रहा था। रिसेप्शनिस्ट के साथ साथ सब हक्के बक्के से अंबर को देखने लगे। अयान जल्दी से अंबर के पास आया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जीवन में पहली बार खुशी हुई है। एक तो उसकी भाभी पहली बार ऑफिस आई थी, और दूसरा ये कि आखिर उसकी भाभी उसके भाई से मिलने आ ही गई। आप यहाँ? उसने तुरंत ही खुद को सही करते हुए कहा। आई मीन, आप यहाँ क्यों खड़े हो? चलिए। अंबर ने रिसेप्शनिस्ट को देखा तो अयान ने रौबदार स्वर में रिसेप्शनिस्ट से कहा, इट्स ओके, शी इज फैमिली। फिर एकदम मासूम लहजे में अंबर से कहा, आप यहाँ आने वाले थे, बता देते मुझे, मैं आपको यहाँ खुद लेकर आ जाता। अयान को देखकर परिणीता भी आगे आई। चलिए, कहकर वो एलिवेटर की तरफ बढ़े। एम्प्लॉइज आप भी कनखियों से अंबर को देखने की हर कोशिश कर रहे थे, मानो दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत वहां आई हो। पीछे चलते हुए परिणीता ने अंबर के कान में फुसफुसाया, मुझे तुमसे जलन हो रही है। अंबर ने चौंक कर पूछा, व्हाट? परिणीता बोली, हाँ ना, अयान तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहा है, जैसे तुम कोई देवी हो। पहली बार मिल रहे हो तुमसे यहाँ, और देखो, कोई पहली बार में इतना कैरिंग होता है क्या? परिणीता सही कह रही थी। वो अयान से यहाँ पहली बार ही तो मिल रही थी, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी तब से उसका ट्रीटमेंट आने ही कर रही थी, और प्रथम का ट्रीटमेंट अयान। उदयपुर में भी वो उससे मिल नहीं पाई थी। अम्बर ने उसे आंखें दिखाई और बोली, शट अप परी। थोड़ी ही देर बाद वो 15वें फ्लोर पर एलिवेटर से निकले। अचानक ही अयान का फोन बज पड़ा, लेकिन तभी मृणाली ने उससे कहा, मामू चलिए ना, कैंटीन चलते हैं। अयान फोन कान से लगाकर एक तरफ हो लिया, लेकिन परिणीता का सारा ध्यान अंबर पर था। वो हल्के से मुस्कुराई और फिर बुदबुदाकर खुद से ही बोली, अगर तुम्हें समय चाहिए तो ले लो अंबर। इतना कहकर वो बिना बोले मृणाली को अपने साथ ले गई। अंबर कॉरिडोर में एम्प्लॉयज को काम करते हुए ध्यान से देख तो रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। उसने अपनी हथेलियां चेहरे पर रखी और गहरी गहरी सांसें भरने लगी, जैसे वो सांसें नहीं हिम्मत भरना चाह रही है। अंबर अपनी ही सोच में गुम यूं ही कदम उठाकर चल पड़ी। कहाँ, किस ओर? सबसे अनजान बस वो चलती जा रही थी। चलते चलते वो कॉरिडोर में आ चुकी थी। उसका मन जय में उलझा था, ख्यालों को गढ़ती हुई और फिर सिरे से नकार कर फिर दूसरे ख्यालों को गढ़ती जा रही थी। उसके मन में उथल पुथल भले हो, पर चेहरे से जाहिर नहीं थी। चेहरा हमेशा की तरह शांत ही रहा। फिर भी धड़कनों का जरूरत से ज्यादा तेज होना इस बात का सबूत था कि वो बहुत गहराइयों से विचारों में डूबी है। वो कॉरिडोर के अंत तक आ गई, जहां पर शीशा था और बिल्डिंग के बाहर का नजारा दिखाई दे रहा था। वो शीशे से टिक गई। हल्की सी नम आंखें लिए वो दाएं और चल दी, और एकदम से उसकी नजर जेब पर पड़ी। साउंड प्रूफ कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे से वो दिखाई दे रहा था। शीशे से उस पार खूबसूरत सी उंगलियों में पेन घुमाते हुए पीछे स्क्रीन पर कुछ फैब्रिक मटेरियल और उनसे जुड़े गेम पैटर्न सामने बैठे इटालियन डेलीगेट्स को समझा रहा था। अंबर के कदम उसे देख कर ही ठिठक गए। वो दरवाजे से कुछ दूर खड़ी की खड़ी रह गई। आज जय ने भी इत्तेफाक से ग्लोकस शर्ट पहनी थी, आसीन बाजू तक रोल की हुई, सीने से सिर्फ एक बटन खुला था। ब्लैक फॉर्मल पैंट्स के साथ वो ब्लैक बोर्ड शूज पहना था। इधर अंदर अभी अभी शौर्य जो प्रेजेंटेशन दे चुका था, जय उसको आगे ले जाता हुआ इंग्लिश में उन्हें समझा रहा था। अचानक ही शौर्य ने अंबर को देखा। भाभी! अचानक उसके मुंह से निकला। ये सुनते ही जय ने दरवाजे की तरफ सिर घुमाया। जय की दुनिया दो पल के लिए मानो थम ही गई। वो पल के झपकाना तक भूल चुका था। शौर्य बोला, फाइनली वो आ ही गई। अगर शौर्य फिर ना बोला होता तो जाने कितनी देर जय ऐसे ही खड़ा रह लेता। केबिन में सबके सब अंबर को ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई आठवां अजूबा है। बिना एक भी सेकंड गवाए जय मीटिंग छोड़कर आगे बढ़ा तो शौर्य के बगल में बैठा एम्प्लॉय बोल उठा, सर मीटिंग। जय बिना किसी भाव के बोला, पोस्टपोन इट। वो बोलता बोलता ही बाहर निकल आया।
उसे केबिन से अचानक ही बाहर निकलता देखकर अंबर अपने कदम पीछे लेने लगी। उसकी धड़कनें और भी तेज हो गई। फॉरेन डेलीगेट्स एकदम से उठ गए। उन्हें अब भी समझ नहीं आया कि हो क्या गया अचानक। शौर्य के साथ साथ कंपनी के एम्प्लॉयज खड़े हो चुके थे। जय ने कहा, आप आर यू ओके योर हाइनेस? उसकी आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी, जैसे कुछ हुआ है जो अंबर को यहाँ तक खींच लाया। अंबर ने अटकते हुए हाँ में सिर हिलाया, जो देखते ही एक बार फिर जय के चेहरे पर सहज भाव आ गए। वो दोनों यूं ही खड़े रहे, मौन, सहजता रखे हुए और ठहराव लिए। कहने के लिए दोनों के पास ही बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी हर बार सिर्फ मौन रह जाना। पर उस मौन में भी जय बहुत कुछ कह जाता था। अंबर जब हॉस्पिटल में थी तब जय एक लम्हे के लिए चैन से नहीं बैठा, और अब जब वो खुद सामने आकर खड़ी है तो वो कुछ बोल भी नहीं रहा। तभी पीछे से आवाज आई, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर क्यों नहीं आई? शौर्य ने जय के पीछे से निकलते हुए अंबर से कहा तो अंबर ने कॉन्फ्रेंस रूम पर उड़ती सी नजर डाली और बोली, मीटिंग चल रही है आपकी, पहले वो खत्म कर लीजिए। उसने जय को देखा तो जय की आंखें मुस्कुरा उठी। उसने शौर्य से कहा, छोटे, पॉसिबल हो तो पोस्टपोन करो मीटिंग। शौर्य ने पूछा, और ना हो तो? जय बोला, ना हो तो डेलीगेट्स को पूरे सम्मान के साथ उनके होटल छोड़ आओ। मेरी तरफ से सॉरी कह देना। इतना कह के जय ने अंबर से कहा, मेरे साथ आइए योर हाइनेस। अंबर कई दिनों से इस मीटिंग के बारे में सुन रही थी। शौर्य और अयान ने इतनी बार उसके बारे में आने से बात की थी, और उनकी बातें कमरे में बैठी अंबर के कानों में भी पहुंच जाती थी। मीटिंग का महत्व अंबर को अच्छे से समझ आ रहा था। वो जैसे बोली, कौन जी, पहले मीटिंग हो जाने दीजिए, मैं वेट कर लूंगी। जय बोला, मैं आपको वेट नहीं करवा सकता। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। अंबर भी बिना कुछ बोले उसके साथ चल पड़ी। कॉरिडोर्स खत्म होने के बाद दोनों फिर से एम्प्लॉयज के बीच से होकर गुजरे। उन सारे एम्प्लॉयज में अब तक तो कानाफूसी भी शुरू हो चुकी थी। सारे के सारे अपने बॉस के साथ राजकुमारी अंबर को भौचक्के होकर देख रहे थे, जिन्हें ये नहीं पता था कि उनका बॉस खुद एक राजकुमार है, क्योंकि जय ने आज तक अपनी पहचान राजकुमार के रूप में दुनिया के सामने रखी ही नहीं थी। दोनों एलिवेटर में थे, जिसमें दो तीन एम्प्लॉयज और मौजूद थे। सबने जय को देखकर आदर से सिर झुका लिया। अंबर को अचानक से कन्याकुमारी में वीर और आहानी याद आ गए। उस समय कैसे वीर हाथ मिलाने के लिए भी राजी नहीं होता था। याद करते ही उसके होठों के कोने जरा से ऊपर को हुए। तभी एलिवेटर खुली और जय अपनी कैबिन की तरफ बढ़ गया। कैबिन के सामने आकर जय ने दरवाजा खोला तो अंबर अंदर चली गई। केविन किसी डिजाइनर कंपनी के बॉस का है, ये देखने से ही पता चल रहा था। लग्जरियस चीजें और साथ ही हाई टेक मशीन्स जैसे एयर प्यूरिफायर, कॉफी वेंडिंग मशीन और फ्रेग्रेंस वाली मशीन के साथ साथ जाने क्या क्या। शीशों पर पर्दे लटके थे। एक दीवार में फिश टैंक था और जय की कुर्सी के ठीक सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वेशभूषा और भारतम। अंबर केबिन की हर चीज ध्यान से नोटिस करने लगी। तभी जय के मंथन स्वर उसके कानों में पड़े, प्रिंसेस, आप ठीक तो हैं? जय की आवाज सुनकर अंबर उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें नम थी। उसने तीन चार कदम धीमे से जय की तरफ लिए और फिर जय के सीने पर सिर रख दिया। जय के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। अपनी जगह पर वो मानो जम सा गया। अंबर ने उसकी बाजू पकड़ी हुई थी और सिर सीने पर था। जय की धड़कनें अंबर सुन सकती थी। जय, उसने सर्द स्वर में कहा तो जय ने टोका, अब कोई प्रॉमिस नहीं प्रिंसेस। कहकर उसने अंबर को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मैं आपको आपसे मिलने और आपको देखने के लिए मर रहा था, लेकिन आपके प्रॉमिस की वजह से मैं वो भी नहीं कर पाया। अंबर रुआसा स्वर में बोली, मैं माफी डिजर्व नहीं करती ना? अंबर में फिर से वही मासूमियत दिखाई दे रही थी जो आज से कुछ साल पहले जय ने बूंदी में देखी थी। अंबर को सुनकर जय ने सिर नीचे किया तो अंबर उसे अलग होकर देखने लगी। वो मासूमियत से बोली, आई एम सॉरी कुंवर जी। जय ने एकदम से कहा, प्लीज योर हाइनेस, आप जो सॉरी नहीं सुनना मुझे, कभी भी नहीं।
आज शायद अंबर जय और अपने बीच जो दूरी उसने खुद बनाई थी वो सब खत्म करने आई थी। और जय तो कब से इस खूबसूरत पल के इंतजार में था और आज शायद उसका इंतजार खत्म होने वाला था। आगे क्या होगा? क्या अंबर जय से अपने प्यार का इजहार कर देगी? क्या अब दोनों के बीच की नाराजगी दूर हो जाएगी? परवीन का जय ने क्या किया? परवीन ने क्या बताया? गायत्री जी के साथ क्या हुआ? क्या अब कुछ कड़ियाँ खुलने वाली है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।